नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। यह टॉपिक क्लास 9 और 11 दोनों में ही है। रासायनिक संयोग का नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में या कह सकते हैं प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में कुछ नियमों का पालन होता है। उन नियमों को ही रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के लिए आप लोगों को पीछे के वीडियो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण उसको देख लेना चाहिए, उससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। इसके संदर्भ में हम यहाँ सीधे नियम पे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किन नियमों का पालन होता है और उन नियमों को ही हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। उसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो नियम आप 9th में भी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। और तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। और पांचवा है गैलुसाक का नियम, गैलुसाक्स लॉ। इसमें 5 नियम जो है वो क्लास 11 के लिए और पहले 2 नियम क्लास 9th में। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सीधे सीधे द्रव्य अविनाशता का नियम है, जिस नियम के अनुसार ये बताया गया है कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है और न ही उत्पन्न होता है। उसी नियम के आधार पर ये रासायनिक संयोग के नियम में भी आता है, जिसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। तो यहां पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2H2 4, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, तो O2 32, H2O 2 प्लस 16 18 इंटू 2 36। तो मास ऑफ रिएक्टेंट 36, मास ऑफ प्रोडक्ट 36। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये ऐसा नहीं कि केवल इस अभिक्रिया में, प्रत्येक अभिक्रिया इस नियम का पालन करते हैं। तो इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। हाँ, इस नियम में कोई अपवाद नहीं है, लेकिन कुछ चीजों से भ्रम हो सकता है। जैसे अगर हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो वह हल्का हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसका द्रव्यमान कम हो गया। हल्का होने का कारण यह है कि चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, गर्म करने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो बाहर निकल जाता है, तो शेष बचा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कैल्शियम कार्बोनेट के द्रव्यमान से कम हो जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला हुआ है, उसके द्रव्यमान को अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के द्रव्यमान में जोड़ देते हैं तो दोनों का द्रव्यमान सेम हो जाता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, उसका अपवाद या विरोध नहीं करता है। वही रस्ट ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहे में जब जंग लगता है तो भारी हो जाता है। लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन लोहा जंग लगने से पहले हल्का होता है, जंग लगने के बाद भारी हो जाता है। तो यहाँ पे जो भार में वृद्धि या द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, वो जो आयरन से जुड़े हुए
ऑक्सीजन और हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल है, उनके मास के कारण होता है। उनके मास को अगर हम जोड़ देते हैं तो जंग लगने से पहले लोहे का द्रव्यमान और जंग लगने के बाद का द्रव्यमान वो बराबर आ जाता है। इसके बाद दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक यौगिक, आप जानते हो यौगिक जो है वो तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु अवश्य उपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक यौगिक में जो विभिन्न तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। इसे ही कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जैसे H2O है तो H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, मतलब 1:8। वो H2O किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान सदैव 1:8 है, जो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो स्थिर अनुपात का नियम यही है कि प्रत्येक यौगिक, चाहे वो किसी भी स्रोत से लिया गया हो या किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें उपस्थित जो अवयवी तत्व हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात सदैव नियत होता है। जैसा आप देख रहे हो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 है। अब तीसरा नियम जो आप 9th में नहीं देखेंगे, ये 11th के लिए, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आप ये कंफर्म रखेंगे कि जब दो या दो तत्व आपस में रासायनिक सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अनुपात पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक सहयोग करके मुख्य रूप से CO और CO2 बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 12:16 है, जबकि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 12:32 है। तो यहां आप देखें दोनों यौगिकों में कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 ग्राम से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 16:32 अर्थात 1:2 का है, जो एक सरल गुणित अनुपात है। इसलिए इस नियम को गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। फिर से इसको क्लियर करेंगे। जब दो तत्व आपस में रासायनिक सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात पाया जाता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार ध्यान देंगे आप, यदि 3 तत्व A, B और C और वो आपस में रासायनिक सहयोग करते हैं तो A के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले B और C के द्रव्यमानों में वही अनुपात होगा अथवा उसका एक सरल गुणित अनुपात होगा जब B और C आपस में रासायनिक सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो फिर से इसको ध्यान दें। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार जब 3 तत्व A, B, C रासायनिक सहयोग करते हैं तो उसमें एक तत्व जिसको हम मान ले रहे हैं A के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करने वाले B और C के द्रव्यमानों में जो अनुपात पाया जाता है, B और C जब आपस में रासायनिक सहयोग करते हैं तो उन तत्वों के द्रव्यमान में वही अनुपात या उसका एक सरल अनुपात होता है जो A से सहयोग करके उन्होंने यौगिक बनाए हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन से विक्रिया करके CO2 बना रहा है। कार्बन
हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके CH4 बना रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करके H2O बना रहे हैं। तो अब यहां ध्यान देंगे, CO2 में कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन 16 उड़ते 2 32, CH4 में कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4। तो आप देख सकते हो कि CO2 और CH4 में कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 ग्राम से संयोग करने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात 4:32, 4 संबंधे 32 अर्थात 1 संबंधे 8 का है। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक संयोग करके H2O बनाते हैं तो उसमें भी ये अनुपात 1 संबंधे 8 का ही पाया जाता है। इस तरह से ये आंकड़े व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। और लास्ट नियम है गैलुसाक का नियम। इसको गैलुसाक का गैसीय नियम भी कह सकते हैं। ये गैलुसाक का जो नियम है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले गैसीय अभिकारकों के लिए है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक गैसीय अभिकारक भाग लेते हैं तो उनके आयतन सरल गुणित अनुपात में होते हैं, और यदि उत्पाद भी गैसीय हो तो उसका आयतन भी एक सरल गुणित अनुपात में पाया जाएगा। जैसे आप देखें H2 plus Cl2 gives 2HCl। यहां दोनों ही हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों गैस है और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला HCl भी गैसीय है। तो इसमें जो अनुपात है इनके आयतनों का 1 संबंधे 2 का है। 2H2 plus O2 gives 2H2। ये लिक्विड है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है तो इनके आयतनों में अनुपात सदैव 2 संबंधे 1 का ही होगा। ये गैलुसाक का नियम है। तो फिर से एक बार कंफर्म कर लें गैलुसाक का नियम कि जब 2 या 2 से अधिक गैसीय अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनके आयतन में एक सरल गुणित अनुपात पाया जाता है, और जब उत्पाद भी गैसीय हो तो उसका आयतन भी सरल अनुपात में ही होता है। एक और उदाहरण देख सकते हैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और उत्पाद अमोनिया तीनों ही गैसीय अवस्था में है तो इनके आयतनों का अनुपात 1 संबंधे 3 संबंधे 2 में होगा। तो इस तरह से ये नियम, ये उदाहरण भी गैलुसाक के नियम के अनुरूप है। Thanks for watching Sugga Sir classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.